नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। देखिए, राजनीति में दोस्त और दुश्मन परमानेंट नहीं होते हैं। हालात बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। जो कल तक जिगरी यार होते हैं वो दूसरे दल में जाते ही कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। आज ऐसा ही उदाहरण लोकसभा में दिखा जब कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू आमने सामने हो गए। तीखी नोकझोंक हुई और कहा जाने लगा कि नौबत हाथापाई तक आ गई थी। बजट पेश होने के बाद से ही संसद में हर रोज हंगामा हो रहा है, कभी किसी के बयान पर तो कभी किसी के ऐलान पर। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विवाद एक बीजेपी सांसद की विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। आज आपको बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर विपक्ष के सियासी गोले भी दिखाएंगे। सड़क से सदन तक कैसे आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन ने सरकार को घेरा और राबड़ी देवी पर ललन सिंह की टिप्पणी कैसे सियासी युद्ध की नई वजह बन गई। बात उत्तर प्रदेश की होगी, जहां उपचुनाव से पहले सियासी तनाव देखा जा रहा है। ताजा अपडेट यह है कि पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। पल्लवी पटेल का चेहरा अहम इस वजह से है क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। लेकिन सबसे पहले बात संसद में लड़ते हुए पंजाब के दो सांसदों की, जो कल तक एक ही नाव पर सवार थे और आज जब अलग अलग दिशा में चले तो संसद के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हुआ ये कि चरणजीत सिंह चन्नी लगातार रवनीत बिट्टू पर हमला कर रहे थे। इसी बात पर बिट्टू भड़क गए। दोनों के बीच पहले कहा सुनी हुई और फिर दोनों तरफ के सांसद वेल में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। कहां है इनके मेंबर, कहां है प्राइम मिनिस्टर, कहां है होम मिनिस्टर, माननीय सदस्य बजट पर चर्चा करिए। वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। जालंधर से कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के हाव भाव बता रहे थे कि आज वो किस मूड में बजट पर चर्चा के लिए पहुंचे हैं। बात बजट से शुरू हुई और इमरजेंसी तक पहुंच गई। बातों ही बातों में चन्नी ने जेल में बंद अमृतपाल के समर्थन में आवाज उठा दी। इमरजेंसी ये भी है, 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। चन्नी के अमृतपाल के समर्थन करने पर संसद के अंदर भी हंगामा हुआ और बाहर भी, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक नहीं था। चन्नी ने कई बार संसद में ऐसे बयान दिए जो टकराव की वजह बने। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को लेकर चन्नी ने क्या कहा वो सुनिए। अरे फीलिंग ले लो, गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। चन्नी रवनीत बिट्टू से इस कदर खफा थे कि भरी संसद में उनके परिवार तक पहुंच गए। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे। वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। चन्नी और बिट्टू की लड़ाई में कुछ सांसद हंस रहे थे तो कुछ दोनों की तरह आक्रामक थे। हंगामा बढ़ा और दोनों तरफ के सांसद वेल में आने लगे। कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कुछ देर में लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो केसी वेणुगोपाल ने संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री पर हमले की कोशिश का आरोप लगा दिया। जवाब राजनाथ सिंह को देना पड़ा। He tried to attack the members. Okay. How can a minister can attack the members, okay. sir? किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। आज संसद में चन्नी की एक नहीं कई बातों पर विवाद हुआ।
उन्होंने किसानों के मुद्दे पर कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर मंत्री भड़क गए। गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चन्नी जी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूं कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। इसी तरह काफी देर तक संसद में हंगामा हुआ और कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की मांग ने कई लोगों को चौंका दिया तो कई का दिल जीत लिया। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। जिस वक्त संसद चल रही थी उस वक्त राष्ट्रपति भवन की तरफ से आया एक फैसला भी सुर्खियों में रहा। अब राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रख दिया गया है। इस पर प्रियंका गांधी का शहंशाह वाला तंज सुनिए। का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। कहीं तंज है तो कहीं तलखी। ये तंज और तलखी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, ये साफ है। देखिए, आज संसद में इस तरह का हंगामा होगा, इसका अंदाजा कार्यवाही शुरू होने के पहले सेकंड से ही हो गया था। स्पीकर ओम बिरला अभी कुर्सी पर भी नहीं बैठे थे कि विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल कल बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक टिप्पणी की थी जिस पर विवाद हुआ था। विपक्ष मांग कर रहा था कि बीजेपी सांसद को माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ने कहा कि सांसदों को चेतावनी दी गई। माननीय सभासदों, ठीक 11 बजते ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला कुर्सी के पास पहुंचे और उनके बैठने से पहले ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। मेरी रूलिंग सुनो, सुनो मेरी रूलिंग। अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। दरअसल विपक्ष कल लोकसभा की कार्यवाही के दौरान पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी को लेकर आग बबूला था। बीजेपी सांसद से माफी की मांग कर रहा था और हालात ऐसे बने कि गुरुवार को कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सामने आना पड़ा और अपने ही सांसद को इशारों में नसीहत देनी पड़ी। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। किरण रिजिजू ने साफ कहा कि अगर वो चाहते तो अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी को डिफेंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उधर विपक्ष इस पर भी राजी नहीं हुआ, जिस पर स्पीकर ने कहा कि उन्होंने भविष्य के लिए चेतावनी दे दी है। ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। स्पीकर ने बात खत्म की तब भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा और ओम बिरला मुस्कुराते रहे। बुधवार को लोकसभा में कई मौके ऐसे आए जब विपक्षी सांसद भड़के दिखाई दिए। एक मौका तो तब आया जब नोटबंदी का जिक्र करने पर स्पीकर ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को रोक दिया, लेकिन जवाब में अभिषेक बनर्जी ने ऐसी बात कह दी जिसे कांग्रेस के सांसद सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर,
कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे बजट पर बोलते हुए महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद और सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे का भाषण भी खूब चर्चा में है। इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। हार गए तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे, यही डटे रहेंगे। एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। सियासी नोकझोंक और वार पलटवार के बीच संसद से कुछ हंसती मुस्कुराती तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आज जब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल किया तो ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा वो सुनिए, और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा वो भी सुनिए। सर इतने बड़े विषय को लेकर के टेक्निकल इश्यू होने के नाते से निश्चित रूप से हम बैठ करके चाय पियेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, कभी भी प्रश्नकाल में ये नहीं कि चाय पी के जवाब देंगे, जो जवाब आपने दे दिया वो ठीक है, चाय पी के जवाब नहीं। तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन एक्शन में दिख रहा है। संसद का हमने एक्शन आपको दिखाया, हर मोर्चे पर सरकार को चुनौती देने की कोशिश हो रही है। इस बीच एक फैसला यह हुआ कि 30 जुलाई को जंतर मंतर पर रैली होगी। यह रैली अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर की जाएगी। इस रैली में वैसे तो इंडिया गठबंधन के सभी दल शामिल होंगे, लेकिन नेता कौन कौन से पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। इस बीच आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार से एक ऐसी मांग कर दी जिस पर खूब ठहाके लगे। संजय सिंह ने कहा कि सरकार को जेल का बजट बढ़ा देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ संसद में कहा संजय सिंह ने और कैसा माहौल उस वक्त था। इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद। बढ़ते आगे और बात बिहार में सुशासन पर सियासी गोले की। जिस तरह आज संसद में हंगामा दिखा उसी तरह की तस्वीर बिहार विधानसभा से भी आई। महागठबंधन के विधायकों ने पहले तख्ती लेकर विधानसभा के परिसर में प्रदर्शन किया और फिर सदन के भीतर जबरदस्त विरोध हुआ। सियासी लड़ाई की एक वजह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का वो बयान भी है जो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर दिया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। पोस्टर अलग अलग थे, पोस्टर पर लिखे शब्द अलग अलग थे, लेकिन निशाना सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर था। लूट, हत्या, भ्रष्टाचार, क्या यही है सुशासन की सरकार? बिहार में अपराधीकरण बढ़ा है, पुलिसिया राज है और सरकारी दमन चारों तरफ है। भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, ध्वस्त होते जा रहे हैं, पूरे देश में बिहार बदनाम हो रहा है। सरकार कानून व्यवस्था पर कंट्रोल करे वरना गद्दी छोड़े। 11 बजते ही बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन थम गया, लेकिन तय तो पहले से ही था कि कदम कदम पर नीतीश सरकार को घेरना है। और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बाहर वाला हंगामा अंदर शिफ्ट हो गया कि 4706 करोड़ की निविदा 7-8 महीना पहले हुई। अध्यक्ष महोदय, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार तो मुद्दा था ही, विपक्ष ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को भी मुद्दा बना लिया।
स्पीकर विधायकों से सीट पर जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन विपक्ष के विधायक टस से मस न हुए। सब प्लेकार हटाइए सब। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच जब सीएम नीतीश कुमार सदन से निकलने लगे, तब नारेबाजी और तेज हो गई। बिहार विधानसभा में विपक्ष इस कदर हमलावर था कि महागठबंधन के विधायक वेल में ही धरने पर बैठ गए। विपक्षी विधायकों ने सदन में ही समानांतर सदन चलाना शुरू कर दिया। कुछ विधायक जमीन पर बैठे तो सीपीआई एमएल विधायक दल के नेता कुर्सी पर बैठ गए। केवल क्यों लटते हैं? बैठिए अपने स्थान पे जाइएगा, सारी बात सुनेंगे आपकी, लेकिन बेल में कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बढ़ते आगे और बात उत्तर प्रदेश की, जहां कुछ दिनों बाद 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच आज उत्तर प्रदेश से 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि यूपी में एक बार फिर सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। कल पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। वैसे तो इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं। दरअसल पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव में हराया था। कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट से अभी पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। दरअसल सपा के सिंबल पर ही उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। वैसे वो अपना दल खमेरावादी की नेता है। लोकसभा चुनाव में जब सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव से अनबन हुई, तब वो अलग हो गई। लोकसभा चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन किया और पीडीए के जवाब में पीडीएम समीकरण उन्होंने बनाया था। एक बड़ी बात यह भी है कि पल्लवी पटेल की बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल पहले से ही बीजेपी के साथ है और केंद्र में मंत्री है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या दोनों बहनें अब बीजेपी के साथ जुड़ने वाली है या कुछ और होने वाला है। पल्लवी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात का एक पॉइंट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी जुड़ता है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज केशव प्रसाद मौर्य ने फिर बड़ा इशारा किया। अब ये संयोग था, प्रयोग था, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा ये जानने के लिए। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर प्रयागराज मंडल की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। इस बैठक में प्रयागराज मंडल के सभी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को पहुंचना था। और केशव मौर्य भले विधायक सांसद नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम जरूर है और इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में ही मौजूद थे, लेकिन बैठक से दूरी बनाई गई। वो विधान परिषद के सदस्य हैं क्योंकि चुनाव हार गए थे। अब ये दूरी क्यों बनाई, इसको लेकर भी आने वाले दिनों में सवाल उठेंगे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के जो करीबी लोग हैं वो तो ये भी दलील दे रहे हैं कि साहब वो तो विधान परिषद के सदस्य हैं और इस बैठक में प्रयागराज मंडल के विधायकों और सांसदों को बुलाया गया था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। यूपी से जुड़ी आज की तीसरी बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के खेमे से है। कुछ ही दिनों में बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और इंतजार इस बात का है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, यानी अखिलेश यादव की कुर्सी कौन संभालेगा। इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी मेरे पास है, उसको भी आपसे साझा करूं। समाजवादी पार्टी में इस बात पर मंथन हो रहा है कि नेता विपक्ष की कुर्सी पर किसी दलित समाज के चेहरे को बिठाया जाए या फिर ओबीसी चेहरा आगे किया जाए। अगर चेहरा दलित समाज का होगा तो इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे है, और अगर ओबीसी चेहरे बनाने की बात आएगी तो शिवपाल यादव के नाम पर भी मुहर लग सकती है। वैसे कल जब एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव से मैंने यह सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने खुलकर इसका जवाब नहीं दिया था। लेकिन जो कुछ कहा था जरा सुनिए। जिस पीडीए का नारा लेकर आप चले उत्तर प्रदेश में और जबरदस्त सफलता भी हासिल हो, एक और बड़ा सवाल यूपी में है कि नेता प्रतिपक्ष अगला कौन होगा। अब क्या 2-3 दिन बचे हैं, जल्दी बन जाएगा। कुछ तो संकेत बहुत जल्दी बन जाएगा। ये संकेत आप कहते हैं जल्दी से बहुत जल्दी, क्योंकि 29 से हाउस है तो 29 से पहले बन ही जाएगा। तो खैर जाहिर सी बात है 29 से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। 29 जुलाई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और उससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये 3 बड़े नाम चल रहे हैं जिनका जिक्र मैंने किया। बहरहाल बढ़ते आगे, बरसात ने देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र की फिजा बदल दी है, लेकिन फिजा सिर्फ शहर की नहीं बदली है। सूबे में
एनडीए के समीकरण भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तस्वीर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और दूसरी तस्वीर में डिप्टी सीएम अजित पवार। दोनों महाराष्ट्र में बारिश के बाद हुई तबाही का आकलन कर रहे हैं। लेकिन बारिश से इतर एक सवाल ये भी चर्चा में है कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन कितने पानी में है। एनडीए में जो दल लोकसभा चुनाव में एक साथ खड़े थे, क्या वे विधानसभा चुनाव में भी एक साथ दिखाई देंगे या तस्वीर बदल जाएगी? इस सवाल का एक जवाब मुंबई के रंग शारदा हॉल से आया। लोकसभा चुनाव में बिना शर्त एनडीए को समर्थन देने वाले राज ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी। 288 में से 250 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कार्यकर्ताओं के बीच कर दिया। नवनिर्माण सेनेचे आपले सर्व पदाधिकारी आपले लोक मला सत्तेत काही करून बसवायचे, काही करून। अनेक लोक हसतील, हसू देत, काही कारण मला काही हरकत नाही त्याला। आणि मग त्याच्यानंतर युती होईल का, आपल्याला कोणत्या जागा मिळतील, असला कोणताही विचार मनामध्ये आणू नका। जवळपास 250 ते 250 जागा आपण लढवणार आहोत। तो हमने देखा कि राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले राह पर निकल पड़े हैं, यानी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल बुधवार की रात महाराष्ट्र के शहर पुणे पर बेहद भारी गुजरी। इतनी भारी कि रात भर की बारिश में पुणे शहर में कोहराम मच गया। स्कूल बंद कर दिए गए, सड़क पर आवाजाही ठप हो गई। सोसाइटीज के भीतर कमर से ऊपर तक पानी जमा हो गया। बचाव अभियान के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीम को तैनात करना पड़ा। कई जगह तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग गले तक पानी में डूबे हुए थे। सिर्फ 12 घंटे के भीतर पुणे में ऐसी बारिश हुई मानो बादल फट गया। पुणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक जुलाई महीने में ऐसी जल क्रोध कभी नहीं दिखा। हम उसकी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं और शुरुआत पुणे से करते हैं। जुलाई महीने में जलक्रोध की ये वो तस्वीर है जो पुणे शहर के भीतर मचे कोहराम की गवाही बनकर सामने आई है। खतरे की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज सुन रहे हैं आप। ये सायरन बता रहा है कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। ये पुणे शहर का वो रिहायशी इलाका है जो रात भर की बारिश में समंदर बन गया और फिर लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा। यहाँ ये
समझने की भूल तो कतई मत करिएगा कि ये पुणे शहर का कोई बेहद साधारण इलाका है। ये वो इलाका है जहां 50-60 लाख रुपए से फ्लैट्स की कीमत शुरू होती है। मिसाल के तौर पर इस बिल्डिंग को देखिए जिस पर लिखा है रिवर व्यू रेसिडेंसी। दरअसल ये पुणे का वो इलाका है जहां घर की बालकनी से नदी का नजारा दिखाई देता है, लेकिन पॉश इलाके में रात भर की बारिश ने कैसे गदर मचाया है उसकी तस्वीर अब पूरा देश देख रहा है। मैं इस वक्त पुणे के सिंहगढ़ रोड इलाके के एकता नगर में हूं और मेरे पीछे ये जो इमारतें हैं उनमें कई सारे लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर इतना सारा पानी है मेरे पीछे और काफी बड़े पैमाने पर पानी है और इस वजह से इन इमारतों का जो बेसमेंट है उन बेसमेंट में पानी आ चुका है। लोग फंसे हुए हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर जो 2 व्हीलर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनके हालात हम देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। कुछ भी अलर्ट नहीं दिया गया था। हर साल जब पानी छोड़ा जाता है नदी में तो अलर्ट दिया जाता है। इस बार ना कॉर्पोरेशन से अलर्ट आया था और ना ही पाटबंदर से अलर्ट आया। हालात ये थे कि 500 से 600 लोग यहाँ फंसे हुए थे। रात भर से बिजली नहीं थी। देखिए कैसे एनडीआरएफ रेस्क्यू बोट के सहारे यहाँ लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। जिस तरीके से ये बोट्स यहाँ पर जा रही हैं, बचाव कार्य, एबीपी न्यूज ने जब ये न्यूज बताई, यहाँ का हालात बताए, उसके बाद यहाँ पर अब फायर डिपार्टमेंट बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया है। कई सारे लोग यहाँ पर अभी भी अड़के हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। इसी तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ पर बिल्कुल आगे आए, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो हरते हरते बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये पार्किंग में करीबन सारी की सारी गाड़ियां पानी के नीचे चली गई हैं। कई सारे लोग अड़के हुए हैं और करीबी जो डेक्कन परिसर है जहां पर शॉक लगने से करीबन 3 युवकों की मौत भी हुई है। आप दूध लेके आए हो अंदर बच्चों को देने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध की जरूरत है वहाँ पे। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि लाइट नहीं है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गए सबके। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अंदर पूरा पानी गया हुआ है। पानी का स्तर कितना ज्यादा है ये सड़क पर डूबी हुई बाइक बता रही थी, जिसके सिर्फ हैंडल दिखाई दे रहे थे। कुछ जगह तो पानी इतना ज्यादा था जहां कार की छतें ही दिखाई दे रही थी। पुणे की तमाम सोसाइटी के भीतर पार्किंग की तस्वीर देखिए जहां पानी घुस चुका था। बताया जा रहा है कि हर साल नदी से पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। लेकिन स्थानीय निवासी बताते हैं कि 20 साल में कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। जी लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। उधर तो मीटर तक पानी गया था, उधर मीटर तक, वो पूरा मीटर तक। मतलब लोग डरे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन आपने इससे पहले कभी देखी है? नहीं, कभी नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो? हमें 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए। दरअसल बुधवार रात को पुणे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और उसका नतीजा क्या हुआ उसे अगली तस्वीर से समझिए। भगवान शिव को समर्पित ये पुणे का बेहद मशहूर ओंकारेश्वर मंदिर है, जो जल समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर पुणे में मुथा नदी के तट पर मौजूद है। पानी कितना ज्यादा है उसे इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर मंदिर के डूबने के बाद की है और दूसरी तस्वीर आम दिनों में ओंकारेश्वर मंदिर की। तस्वीर बता रही है कि मंदिर के भीतर 4 फीट से ज्यादा पानी घुसा हुआ है। पुणे शहर के रास्तों का क्या हाल है उसकी गवाही है ये तस्वीर। पुल के ऊपर एक कार खड़ी है और पानी पुल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। पानी जिस तरीके से उफान मार रहा है, बहुत मुमकिन है कि पुल के निशान दिखना भी कुछ देर में बंद हो जाते। पुणे में बादलों से बरसी आफत के आगे पूरा सिस्टम पस्त दिखाई दे रहा था। कारें सड़क पर इस तरह से खिलौने की तरह बह रही थी। पुणे में जल क्रोध की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुरुवार सुबह से दोपहर तक आई हैं।
जरा कल्पना कीजिए कि अभी ये हालात हैं तो आगे क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वहाँ पर सभी लोग तैनात है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है। आर्मी भी मूव हो रही है वहाँ पर रेस्क्यू के लिए, और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जरा सोचिए, ये महाराष्ट्र की स्मार्ट सिटी पुणे का हाल है, जो एक रात की बारिश में बेहाल हो चुकी है। हाईटेक सिटी कहा जाने वाला पुणे अपने हाल पर रो रहा है। दरअसल बारिश का पैटर्न बहुत बदल चुका है। इसे क्लाइमेट चेंज का असर कहिए या फिर इंसानी गलतियों का नतीजा। कहीं इतनी बारिश हो रही है कि तबाही आ रही है और कहीं सूखा पड़ा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली और आसपास बारिश हो रही है लेकिन नोएडा सूखा है। बादल आते हैं लेकिन बरसते नहीं। नोएडा में 86% कम बारिश हुई है, जबकि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पानी बर्बादी की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। ये मध्य प्रदेश का कटनी है, जहां घर जल समाधि में लीन दिखाई दे रहे हैं। घरों की छत सिर्फ ये बता रही है कि यहाँ कभी आशियाना था। गांव की इन सड़कों पर लोग चहलकदमी करते थे, बच्चे खेला करते थे, लेकिन अब पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ है। रहने दे भैया, खींच ले। घरों के भीतर का मंजर देखिए, साइकिल से लेकर अनाज तक मटमैले पानी की भेंट चढ़े हुए हैं। बेबस होकर लोग अपने घर की छतों पर मौजूद हैं और इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मुसीबत अभी और कितना कहर बरपाएगी। कच्चा हो या पक्का, कोई भी घर पानी के आक्रमण से खुद को बचा नहीं पाया है। कटनी जिले में 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया है। जहां हम खड़े हैं ये बनपुरा कला गांव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ना ये नदी है ना नाला है। यह जो एक पेट्रोल पंप है जो जहां पानी भर गया है और ये दीवारें टूट गई हैं, और इसके पीछे जो गांव है लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव है और उस गांव में पानी भर रहा है। रात 2 बजे से बारिश हो रही है और ये पानी बहुत तेजी से बह रहा है। हमारे गांव की परेशानी है। रोड हमारे यहाँ बाहर गांव का जाने वाला रास्ता खुद चुका है और पुल बहने की संभावना है। सड़क पर कूलर और अलमारी रखी हुई है जिसे ये लोग बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, खून पसीने की कमाई से जोड़ा गया गृहस्थी का ये सामान जब आसमानी आफत में बर्बाद होता होगा तो एक गरीब पर क्या बीतती होगी। बारिश के चलते ही बाढ़ आई है नदी में, उसके कारण हमारा मकान गिर गया है और आधा सामान वहीं धरा है। इस मकान में 7-8 परिवार से रहते थे, है ना। अभी तक पंचायत न प्रशासन से किसी प्रकार की कोई अभी सुविधा व्यवस्था नहीं हुई है। हमारा सामान पूरा रोड में डला है, हमारे बच्चे पूरे रोड में आ गए हैं। कटनी में हुई बारिश में करीब 12 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में हालात कितने खतरनाक हैं, उसकी गवाही ये तस्वीर है जहां गले तक पानी आ चुका है। इस हालत में भी लोग मुसीबत से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि स्कूल, दुकान और मकान सब कुछ सैलाब में समाया हुआ है। पानी कैसे बंधक बना लेता है उसकी नजीर है ये तस्वीर। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिया पर पानी का कब्जा हो चुका है और बैतूल को खंडवा से जोड़ने वाला ये रास्ता बंद हो चुका है। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है और सड़क के दोनों तरफ जाम की स्थिति पैदा हो गई। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आई हर तस्वीर बता रही है कि कैसे राज्य में बारिश अपने साथ बर्बादी लेकर आई है। जगह जगह रास्ते बंद हैं। मिसाल के तौर पर एमपी के टीकमगढ़ की तस्वीर देखिए, जहां पुल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। सड़क का रास्ता पूरी तरह से बंद है।
दरअसल बांध में पानी इतना ज्यादा हो गया कि बुधवार रात 10 बजे उसके सभी 12 गेट खोलने पड़े और उसके बाद सड़क, पुल, सब कुछ पानी में समाने लगे। मध्य प्रदेश की सीमा से लगते और यूपी में आने वाले जिले ललितपुर की तस्वीर देखिए, जहां पानी के वेग ने पुल को ही ध्वस्त कर दिया है। आवाजाही के रास्ते पूरी तरह से ठप हैं, तो देखिए लोग कैसे जान जोखिम में डालकर रास्ता तय कर रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं, जहां पानी का तेज बहाव है और बाइक पर बुजुर्ग है। बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है, बावजूद इसके सहारा लेकर दूसरे किनारे तक आने की जद्दोजहद की जा रही है, बिना इस बात का ख्याल किए कि एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की ये तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश के बाद नदी, नाले, वाटरफॉल सब कुछ अपने वेग और शोर से डरा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की तस्वीर देखिए, जहां जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जो जहां है वहीं रुका है, क्योंकि रास्तों पर पानी का आक्रमण हो चुका है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी अपने पूरे उफान पर चल रही है, जिसके कारण जो है कई सड़कें अवरुद्ध हो गई है। पुल पुलिया डूब चुकी है। बिलासपुर मार्ग जो है, जो बलौदा बाजार से जाता है, पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। सड़क के उस पार देखिए, कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं पानी थमने का और कोई हादसा ना हो, इसलिए जो है पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बुधवार रात को बादल फट गया। मनाली में अंजनी महादेव नदी में ऐसा उफान आया कि पानी अपने साथ इतने बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आया। जरा कल्पना कीजिए, पानी कितनी ताकत के साथ आया होगा कि इतने बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से उसके साथ चले आए। पुल बर्बाद हो गया, जबकि एक पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। मलबा आने की वजह से मनाली लेह मार्ग भी बंद हो गया है। जब बाढ़ आई तो आवाज इतनी तेज थी कि आधी रात में अपने घरों में सो रहे लोग जाग गए थे और घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागकर अपनी जान बचाई। मुंबई के बोरीवली में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कनाकिया समर्पण नाम के टावर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगल से भटककर एक तेंदुआ कतरनिया घाट के दुर्गा गौड़ी गांव में घुस गया। गांव वालों ने तेंदुए को वीडियो कैमरे में कैद कर लिया। वन विभाग को इसके बारे में जानकारी भी दी गई। गांव वालों का आरोप है कि वन विभाग ने इसके बाद भी कोई इंतजाम नहीं किए। बजट पर चर्चा के दूसरे दिन भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। इसके चलते कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इससे पहले कार्यवाही की शुरुआत में ही केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री ने सदन में गरिमा बनाए रखने की गुजारिश की थी, जिसका कोई असर नहीं दिखा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिला विरोधी बताकर विपक्ष की तमाम पार्टियों के विधायकों के साथ आरजेडी विधायकों ने विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं। सदन में भाषण के दौरान टोका-टोकी से परेशान नीतीश ने आरजेडी विधायक रेखा देवी पर टिप्पणी की थी। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की टिप्पणी पर सियासी बवाल हो गया। राबड़ी देवी ने पूछा कि ललन सिंह की माता और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी हैं। राबड़ी ने कहा कि ललन सिंह महिलाओं का अपमान करते हैं। दरअसल राबड़ी ने बजट की आलोचना की थी। इस पर ललन सिंह का कहना था कि जो राबड़ी साइन नहीं कर सकती वो बजट पर क्या बोलेंगी। ठाणे में बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। मीरा रोड सीट से विधायक रहे नरेंद्र मेहता मीरा भाईंदर की सड़कों के गड्ढे भरने के लिए खुद फावड़ा और टोकरी लेकर निकल पड़े। मीरा भाईंदर की सड़कों को ठीक करने के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद भी गड्ढे दूर नहीं हुए।
एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में किसी के साथ तालमेल से इनकार कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी 200 से 250 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस पर एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड ने चुटकी ली और कहा कि राज ठाकरे फिल्में बहुत देखते हैं, इसलिए वो कई तरह के किरदार में नजर आते हैं। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव एनडीए से तालमेल में लड़ा था। कुपवाड़ा में शहीद हुए ऊना जिले के जवान दिलावर खान का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बनाना उपमंडल के घरवासड़ा के रहने वाले 28 साल के दिलावर खान